Hello students, welcome to our channel Indian Science Mania. So लास्ट लेक्चर हमने हेरेडिटी का मतलब क्या होता है ये जाना था। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम किससे बने होते हैं, क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है, जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। फिर हमने डीएनए के स्ट्रक्चर को देखा था कि डबल हेलिकल मॉडल जो वॉटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था उसमें उन्होंने क्या क्या बताया था। एंटी पैरेलल नेचर ऑफ डीएनए के बारे में हमने देखा था। और फिर बेस पेयरिंग क्या होती है, नाइट्रोजन बेसिस क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में कवर की थी। 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन क्यों बोलते हैं हम लोग, तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देखी हुई थी। सो आज स्टार्ट करेंगे जेनेटिक्स की शुरुआत जिन्होंने की, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। सो ग्रेगर जॉन मेंडल उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ही इज़ पायनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। सो मॉडर्न जेनेटिक्स की शुरुआत इन्होंने ही की थी। आपने लास्ट ईयर में पढ़ा होगा कि किस तरह से इन्होंने पी प्लांट के ऊपर 7 साल तक हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बताए थे। तो ये सारी चीज़ें ग्रेगर जॉन मेंडल ने शुरुआत की थी। बट अनफॉर्चुनेटली इनके एक्सपेरिमेंट पे उतना ध्यान नहीं दिया गया। इन्होंने जब अपने रिज़ल्ट पब्लिश किए थे, रिसर्च पेपर पब्लिश किए थे, तो उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और जिसने ध्यान दिया उसको समझ में नहीं आई बात, क्योंकि ही वॉज जीनियस मैथमेटिशियन। मैथ्स इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। इन्होंने पीएचडी की थी मैथ्स और नेचुरल साइंस में, बॉटनी में। सो इन्होंने मैथ्स के काफ़ी सब प्रोबेबिलिटी का यूज़ करके अपने सारे रिजल्ट लाए थे। तो इस वजह से इनके जो रिजल्ट्स थे उसमें काफ़ी सारी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व थी जो उस समय के बायोलॉजिस्ट को समझ में नहीं आई थी। सो इस वजह से भी इनके एक्सपेरिमेंट पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। और जिस वक्त इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उस वक्त एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज़ नाम की बुक की। ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज़, चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक बुक पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि हमारे पूर्वज बंदर हैं। उन्होंने ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज़ नाम की बुक पब्लिश की थी जिसकी वजह से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी और सबका ध्यान उसी पे था प्रूफ करने के लिए कि हमारे जो पूर्वज हैं वो बंदर नहीं है। तो उस वजह से सबका ध्यान उसी तरफ था। इनके एक्सपेरिमेंट पे जो इन्होंने पता नहीं प्रोबेबिलिटी क्या किया, ये सब ने यही सोचा कि एक पता नहीं कौन सा प्रोबेबिलिटी करके क्या जादू करके इसने रिजल्ट लाया है। सो इस वजह से इनके जो एक्सपेरिमेंट है उस पर किसी का ध्यान नहीं गया, किसी ने उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया और फिर इनकी डेथ हो गई। इन्होंने भी सोच लिया शायद मैंने गलती कर दी कुछ। और इनके डेथ के 16 या 17 ईयर्स के बाद 3 साइंटिस्ट आए, उन्होंने रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म की। उन्होंने इनके एक्सपेरिमेंट्स को देखा, वापस परफॉर्म किया और उसके बेसिस पे 3 लॉज को पब्लिश कर दिया। सो इस तरह से मेंडलिज्म की रीडिस्कवरी की थी 3 साइंटिस्ट ने और तीनों अलग अलग कंट्री के थे। सो ग्रेगर जॉन मेंडल कंडक्टेड द हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी फॉर 7 ईयर। 1856 में स्टार्ट किया था, 1863 में ख़त्म किया। ही प्रपोज्ड द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। It took long time for him to understand the conclusion of his research about heredity. इनके रिसर्च को कोई समझ नहीं पाया था कि इन्होंने किस तरह से ये सारी चीज़ें लाई हैं। लेकिन जब बहुत सारी चीज़ों की डिस्कवरी होती गई, म्यूटेशन थ्योरी आ गई कि म्यूटेशन क्या होता है। चार्ल्स डार्विन ने जहाँ से छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू किया गया और जेनेटिक्स के बारे में अगर डार्विन को पता होता तो शायद वो कंक्लूजन पे पहुँच जाते और वो कोई और बड़ी रिसर्च कर सकते थे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई है। सो मेंडल अनफॉर्चुनेट साइंटिस्ट माने गए। इनके डेथ के बाद इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स जरूर कहा गया, लेकिन जब ये जिंदा थे तब इन्हें उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। हेरेडिटी एंड हेरेडिटरी चेंजेस। सो ह्यूगो ड्यूरिस ने म्यूटेशन थ्योरी दी थी 1901 में। जो क्वेश्चन था कि वेरिएशन क्यों होते हैं, इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है कि जो पेरेंट्स से कैरेक्टर प्रोजनी में एक्वायर किए जाते हैं। 1 जनरेशन से 2nd जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन सारे कैरेक्टर ट्रांसफ़र नहीं होते, कुछ कैरेक्टर नए भी आ जाते, उसको बोलते हैं वेरिएशन। सो ये वेरिएशन क्यों होता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था जो चार्ल्स डार्विन जिसका आंसर नहीं दे पाए थे। सो ह्यूगो ड्यूरिस ने बताया कि म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन मतलब सडन चेंज इन जीनोटाइप, तो उसके लिए उन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दी थी 1901 में। वॉल्टर एंड सुटन ने
ऑब्जर्व किया था क्रोमोसोम इन द सेल्स ऑफ ग्रासहॉपर। इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी। इन्होंने क्रोमोसोम को ऑब्जर्व किया था ग्रासहॉपर के सेल्स में 1902 में। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म 1900 में हुई थी। उसके बाद ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। ये सारी चीज़ें कनेक्टेड थी उस वक्त, जिसकी वजह से जो मेंडल के जिंदा रहते हुए जो उनको इम्पोर्टेंस नहीं मिली, लेकिन उनके डेथ के बाद सीक्वेंस में सारी चीज़ें हुई और उनके लॉज को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई। उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया और एक नए ब्रांच की शुरुआत हुई। एवरी मैकार्टी इन्होंने बताया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल एक्सेप्ट वायरसेस। तो लगभग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है एक्सेप्ट सम वायरसेस। कुछ वायरसेस में भी डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन सम वायरसेस को छोड़ के, अगर कुछ वायरस को छोड़ दिया जाए जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके अलावा बाकी जितने भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब में डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है। ये एवरी मैकलीड एंड मैकार्टी ने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके दिखाया था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। जेकब एंड मोनार्ड प्रपोज्ड ए मॉडल फॉर प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ डीएनए ऑफ बैक्टीरियल सेल। अब बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, जो लैक ओपेरॉन होता है, ये पूरा मॉडल जो है जेकब एंड मोनार्ड ने प्रपोज किया था कि बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होगा। अब प्रोटीन सिंथेसिस का एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है इस चैप्टर में लोग आगे देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलोकेशन क्या होता है। नाउ द साइंस ऑफ हेरेडिटी यूजफुल फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ हेरेडिटरी डिसऑर्डर्स। जो हेरेडिटी का साइंस है इसका यूज़ करके बहुत सारी जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हैं उन्हें हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ट्रीट कर सकते हैं। तो ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। अगर ट्रीटमेंट ना हो सके तो उसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में भी हम लोग जेनेटिक का यूज़ करके इसको भी हम लोग रोक सकते हैं। जैसे कि ADA बहुत भयंकर एक डिसीज़ है, एडिनोसाइन डीअमीनेज डिसीज़। इस डिसीज़ में क्या होता है कि इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि जन्म लेते ही बहुत सारी बीमारियां एक साथ हो जाती है और उसका सर्वाइव करना, चाइल्ड का सर्वाइव करना इम्पॉसिबल हो जाता है। सो इस डिसीज़ को RDNA टेक्नोलॉजी की मदद से एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ट्रीट कर दिया जाता है। ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। RDNA टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है और एडिनोसाइन डीअमीनेज जैसी डिसीज़ जो कि लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ है, जिसकी वजह से बचने के चांसेस ऑलमोस्ट नील हैं, ऐसी बीमारियों को एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ठीक कर दिया जाता है RDNA टेक्नोलॉजी की मदद से। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। इसके अलावा बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जिनको बहुत इजीली ट्रीट किया जा रहा है RDNA टेक्नोलॉजी की मदद से, जो कि नॉर्मल ट्रीटमेंट से जिनका इलाज इम्पॉसिबल है। इसके अलावा द प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वैरायटीज़ ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स। अब हाइब्रिड वैरायटीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स की प्रोडक्शन में इसका यूज़ कैसे किया जाता है RDNA टेक्नोलॉजी का, तो ये बताता हूँ। हाइब्रिड वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स, सो आपने इसका बहुत सिंपल एग्जांपल है टोमेटो। पुराने ज़माने में जो टमाटर होते थे वो बहुत सॉफ्ट हो जाते थे पकने के बाद, मतलब वो इतने सॉफ्ट कि हाथ ऐसे थोड़ा सा प्रेशर लगाओगे तो पिचक जाएगा। लेकिन जो नई वैरायटी की टमाटर है वो काफ़ी हार्ड होते हैं, उनकी आउटर कवरिंग काफ़ी हार्ड होती है। सो ऐसा क्या चेंज कर दिया जिसकी वजह से ये हो गया। सो होता क्या है, किसी भी प्लांट सेल में, आप प्लांट सेल से बना होगा टोमेटो भी, तो उसमें जो सेल वॉल होती है उसमें बीच में एक लेयर होती है मिडिल लैमेला, जो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से उसकी हार्डनिंग होती है। जब कोई भी फ्रूट पक जाता है तो ये जो लेयर है इसको धीरे धीरे डिसॉल्व कर दिया जाता है। एक एंजाइम होता है, एक जीन होता है जो इसको डिसॉल्व कर देता है। सो RDNA टेक्नोलॉजी की मदद से क्या किया गया, ये जो जीन है जो मिडिल लैमेला को डिसॉल्व कर रहा था, उस जीन को साइलेंट कर दिया जाता है, उसको सप्रेस कर दिया जाता है, जिसकी वजह से मिडिल लैमेला एज इट इज़ पकने के बाद भी फ्रूट में बना रहता है। सो इस वजह से जो टमाटर की नई वैरायटीज़ है उसमें मिडिल लैमेला डिसॉल्व नहीं होती है और उस वजह से उसकी हार्डनिंग कंटिन्यू रहती है, मतलब वो हार्ड ही रहता है पकने के बाद भी, वो सॉफ्ट नहीं होता। इसको बोलते हैं फ्लेवर सेवर टोमेटो। फ्लेवर सेवर टोमेटो।
इसके ऐसे बहुत सारे प्लांट, बीटी कॉटन प्लांट के बारे में आपने सुना होगा, इंसेक्ट रेजिस्टेंस, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस प्लांट है बीटी कॉटन। ऐसे बहुत सारे इसके यूज़ है, प्लांट नई नई प्लांट वैरायटीज़ का जो नई नई प्लांट वैरायटीज इससे डेवलप की गई है। गोल्डन राइस, विटामिन ए की कमी बहुत सारे लोगों में होती थी, उसके लिए गोल्डन राइस बनाया गया जिसमें कि विटामिन ए पहले से ही होता है। तो ये थे इसके यूज प्लांट्स में। अब हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ एनिमल्स, तो वैक्सीन प्रोडक्शन जब होता है, अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन के ट्रायल चल रहे, ह्यूमन ट्रायल, उससे पहले उसे किसी एनिमल पे चेक किया गया होगा। तो कभी भी जब वैक्सीन बनता है, सो वैक्सीन का जो सबसे पहला टेस्ट किया जाता है वो एनिमल्स पे किया जाता है, और वो जो एनिमल्स होते हैं उनको आरडीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया रहता है सिर्फ टेस्ट करने के लिए। 90% केस में ये चूहों का यूज़ किया जाता है, चूहों को उनके ऊपर सबसे पहले टेस्ट किया जाता है किसी भी वैक्सीन का, किसी भी दवाई का। सो इसका बहुत बड़ा यूज़ है आरडीएनए टेक्नोलॉजी का हमारे लाइफ में। ये सारे जो एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है, उसमें ही आरडीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स सब कुछ जुड़ गया है। जो बायोटेक्नोलॉजी बहुत नई फील्ड है और उसमें बहुत सारा स्कोप है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन विच माइक्रोब्स आर यूज, जैसे वैक्सीन प्रोडक्शन में भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। और उसके अलावा जो बियर एंड वाइन की प्रोडक्शन होती है जिसमें ईस्ट का यूज़ किया जाता है, उसको भी इस टेक्नोलॉजी की मदद से स्पीड अप किया जा सकता है। अब जो मैंने आपको बताया था कि जेकब एंड मोनार्ड ने बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया था। अब उन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस का प्रूफ दिया था, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस होता कैसे ह्यूमन में, इसके बारे में देखते हैं। सो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। तो डीएनए में क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, सबसे पहले डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है, इसकी मदद से एमआरएनए फॉर्म होता है। इसके एक स्ट्रैंड पे डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जिसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं, तो उसके एक स्ट्रैंड पे, किसी भी एक स्ट्रैंड पे एमआरएनए को फॉर्म करते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। अब एमआरएनए से जब प्रोटीन फॉर्म होता है तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। सो डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए से प्रोटीन का फॉर्म होना, तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको क्रिक नाम के साइंटिस्ट, जो वाटसन एंड क्रिक में से क्रिक जो थे सेकेंड साइंटिस्ट क्रिक, इन्होंने इसको बोला था सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी क्या होगा, डीएनए से एमआरएनए का फॉर्म होना, ट्रांसक्रिप्शन, और फिर उससे प्रोटीन फॉर्म होना, ट्रांसलेशन। ये जो है ये पूरा सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी है जिसको क्रिक ने बताया था। सो डीएनए तो जेनेटिक मटेरियल है, वो सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, लेकिन उसको हेल्प कौन करता है प्रोटीन फॉर्म करने में या सारी बॉडीज़ की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में, आरएनए। प्रोटीन सिंथेसिस में आरएनए डीएनए की हेल्प करता है, क्योंकि डीएनए के पास सारी इन्फॉर्मेशन है। उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसको प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करने का काम करता है आरएनए। सो विद द हेल्प ऑफ आरएनए द जीन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। जीन मतलब क्या, इन्फॉर्मेशन जो डीएनए में है, डीएनए में इन्फॉर्मेशन जीन के फॉर्म में होती है। So the gene present in the form of DNA participate in the functioning of cell and thereby control the structure and functioning of cell. Information and protein synthesis is stored. Information about protein synthesis is stored in DNA. So protein synthesis कौन सा प्रोटीन बनाना है उसकी सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास होती है, और आरएनए की मदद से डीएनए जो है प्रोटीन सिंथेसिस करता है। द प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए थ्रू आरएनए। दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। तो सेंट्रल डोग्मा क्या होगा, डीएनए से एमआरएनए का बनना, एमआरएनए से प्रोटीन फॉर्म होना। दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी। अब ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस, जो थ्री के सीक्वेंस में जो न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन क्या होता है, इसे हम लोग देखते हैं अभी। The process of copying information from one strand of DNA into mRNA. So मैंने पहले ही बताया DNA में 2 स्ट्रैंड होते हैं, सबको मालूम है। उन दोनों स्ट्रैंड को पहले अलग अलग किया जाएगा और फिर उसमें से किसी भी स्ट्रैंड पे जो DNA की इन्फॉर्मेशन है उसको कॉपी करके mRNA का फॉर्म होना, इसको ही बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन।
मतलब डीएनए के स्ट्रैंड को हेलिकेज नाम के एंजाइम से पहले अलग करेंगे, हेलिकेज नाम का एंजाइम इस पर एक्ट करेगा, इसके दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग करेगा और फिर उसमें से किसी भी एक स्ट्रैंड पे डीएनए की इंफॉर्मेशन को कॉपी करके एमआरएनए फॉर्म होगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन एन एमआरएनए बीइंग प्रोड्यूस्ड इज कंप्लीमेंट्री टू डीएनए एंड यूज्ड फॉर सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। अब डीएनए किससे बना? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन होता है, उससे डीएनए बनता है। सो जो दोनों स्ट्रैंड के बीच में पेयरिंग होती है वो कंप्लीमेंट्री पेयरिंग होती है। याद होगा आपको, दोनों एक में अगर ए है तो दूसरे में टी होता है, इसमें जी है तो दूसरे स्ट्रैंड में सी होता है। लेकिन आरएनए में थाइमिन की जगह यूरैसिल होता है, ये एक डिफरेंस आ जाता है आरएनए में। सो जो एमआरएनए यहाँ प्रोड्यूस होगा वो इसका कंप्लीमेंट्री होगा, ठीक अपोजिट। मतलब इस पर वही सारे कोड्स होंगे जो इस वाले स्ट्रैंड पे है, खाली टी के जगह यू होगा। सो वही यहाँ बताया गया कि जो एमआरएनए बनेगा डीएनए के स्ट्रैंड पे, इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, इसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। तो ये जो एमआरएनए फॉर्म हो रहा है ये कंप्लीमेंट्री होगा। सो इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। नाउ अब जो आरएनए के बारे में जो बात करते हैं थोड़ा सा, कि 3 टाइप के आरएनए होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। सो एमआरएनए क्या करता है? डीएनए के पास जो भी मैसेज है उनको लेके आता है न्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्म में। सो एमआरएनए क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए के स्ट्रैंड पे, डीएनए के किसी भी एक स्ट्रैंड पे उसकी सारी इंफॉर्मेशन को कॉपी करके एमआरएनए फॉर्म होगा। फिर एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर आएगा साइटोप्लाज्म में, वहाँ पे टीआरएनए क्या करेगा? एमआरएनए पे जो भी न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है उसके हिसाब से कौन कौन से अमीनो एसिड कोड करेंगे वो सीक्वेंस, वो सारे अमीनो एसिड को पूरे साइटोप्लाज्म में घूम घूम के कलेक्ट करेगा। देखो इसने कलेक्ट किया है, तो ऐसे अमीनो एसिड को कलेक्ट करके लेके आएगा और फिर आरआरएनए जो इन सबको जोड़ने का काम करेगा। सो अमीनो एसिड जो है ये जुड़ते जाएंगे, लास्ट में एक प्रोटीन की चेन तैयार होगी, उसको ही बोलते। तो ये हो गया प्रोटीन सिंथेसिस। फिर उसको ब्रेक किया जाएगा चेन को, जहाँ पे ख़त्म होगा प्रोटीन, और उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। सो एमआरएनए क्या करता है? डीएनए की इंफॉर्मेशन को कॉपी करके साइटोप्लाज्म में लेके आता है और फिर वहाँ पे आरआरएनए, वहाँ पे टीआरएनए उन सारे सीक्वेंस के हिसाब से वहाँ जो भी अमीनो एसिड फॉर्म होंगे उनको लेके आता है प्रोटीन सिंथेसिस, जिसको ट्रांसलेशन भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा? मैंने पहले ही बताया कि ट्रांसक्रिप्शन जो होगा न्यूक्लियस के अंदर होगा। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए के एक स्ट्रैंड पे एमआरएनए फॉर्म होगा। जो एमआरएनए यहाँ फॉर्म होगा फिर वो साइटोप्लाज्म में आएगा न्यूक्लियस से बाहर, और जब साइटोप्लाज्म में आएगा तो इसमें न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस होंगे। उस सीक्वेंस के बेसिस पे जो भी अमीनो एसिड रिक्वायर होंगे वो सारे अमीनो एसिड टीआरएनए पूरे साइटोप्लाज्म में से कलेक्ट करेगा और उन सारे अमीनो एसिड को लेके आएगा आरआरएनए के पास। फिर आरआरएनए इसके स्ट्रैंड को रीड करेगा और सारे अमीनो एसिड को जोड़ना स्टार्ट करेगा। तो ये जो होता है पूरा प्रोसेस होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। सो द एमआरएनए फॉर्म इन द न्यूक्लियस कम्स इन साइटोप्लाज्म। एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आएगा, इट ब्रिंग्स द कोडेड मैसेज फ्रॉम डीएनए। सो डीएनए के पास जो भी मैसेज था उसको पूरा कोड के फॉर्म में एमआरएनए साइटोप्लाज्म में लेके आएगा। द कोड फॉर ईच अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। और हर एक अमीनो एसिड के कोड जो होते हैं 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जैसे कि AUG, ये होता है स्टार्ट कोडॉन, सबसे पहला कोडॉन। मोस्ट ऑफ द टाइम 99% जो होगा AUG होगा फर्स्ट कोडॉन। ये कोड करता है मिथियोनिन के लिए, मिथियोनिन अमीनो एसिड के लिए कोड करता है AUG। सो इस तरह से तीन की पेयरिंग में कोडॉन्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड के जो सीक्वेंस होते हैं 3 की पेयरिंग होती है और उनको कोडॉन्स कहा जाता है। डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना, ए साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, हैज़ मेड एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन डिस्कवरी ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन्स फॉर 20 अमीनो एसिड। सो डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना जो थे इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट, इन्होंने आर्टिफिशियल जीन प्रिपेयर किया था लैब में। इन्होंने लैब में आर्टिफिशियल जीन ये प्रिपेयर किया था, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। जो आर्टिफिशियल जीन इन्होंने प्रिपेयर किया उसमें इन्होंने बहुत सारे अमीनो एसिड आर्टिफिशियली प्रिपेयर कर लिए थे लैब में। बहुत सारे अमीनो एसिड, वैलिन, ट्रिप्सिन, बहुत सारे ऐसे अमीनो एसिड जो थे उन्होंने लैब में प्रिपेयर किए थे, जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। नाउ ट्रांसलेशन क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड यूजिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एमआरएनए इज कॉल्ड ट्रांसलेशन।
सो मैंने आपको बताया कि ट्रांसलेशन में क्या होगा, जो mRNA था DNA के किसी एक स्ट्रैंड पे फॉर्म होगा न्यूक्लियस के अंदर, उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। फिर वो mRNA सारी इन्फॉर्मेशन को लेके साइटोप्लाज्म में आएगा और फिर उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे जो भी अमीनो एसिड रिक्वायर होंगे tRNA उनको कलेक्ट करेगा और फिर RNA उनको जोड़ेगा। अब जो अमीनो एसिड जुड़ेंगे सो उनके बीच में कोई बॉन्ड फॉर्म होगा, उस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्योंकि ये बहुत सारे बॉन्ड फॉर्म होंगे ऐसे, इसलिए पॉलीपेप्टाइड। सो फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ mRNA। mRNA के पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आई? DNA के पास। कौन से प्रोसेस से? ट्रांसक्रिप्शन। सो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से जो भी इंफॉर्मेशन mRNA ने कलेक्ट की, उन सारी इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हुए पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म किया जाता है rRNA की मदद से, जिसमें कि tRNA उसकी हेल्प करता है सारे अमीनो एसिड को लेके आके। तो ये पूरी प्रोसेस जो है ये होती है ट्रांसलेशन। अब mRNA पे जो भी मैसेज होती है उसके हिसाब से अमीनो एसिड tRNA सप्लाई करता है। द अमीनो एसिड प्रोटीन बाय tRNA आर बॉन्डेड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। लेकिन बहुत सारे बॉन्ड फॉर्म होंगे ऐसे, पॉलीमर होगा, इसलिए पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं उसको। During this process, the ribosome keeps on moving from one end of mRNA to the other end by the distance of one triplet codon. This is called translocation. अब ट्रांसलोकेशन क्या होगा? ये जो पूरा प्रोसेस था उसमें ये राइबोसोम है, ये जो स्ट्रक्चर है rRNA का है, राइबोसोम का स्ट्रक्चर है, ये ऐसे घूमेगा mRNA के ऊपर एक एंड से दूसरे एंड पर। जब ये घूमेगा इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। लेकिन ये लास्ट में कहीं ना कहीं जाके रुकेगा। जहाँ पे रुकेगा इसको मालूम कैसे चलेगा कि यहाँ पे रुकना है? तो उसके लिए 3 टाइप के कोडॉन्स होते हैं जिनको स्टॉप कोडॉन बोला जाता है। स्टॉप कोडॉन, ये ऐसे कोडॉन्स होते हैं। हर एक कोडॉन जो होता है, जो 3 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं, पेयरिंग होती है 3-3 न्यूक्लियोटाइड्स की, उनको कोडॉन कहा जाता है। उसमें से हर एक कोडॉन जो है किसी न किसी अमीनो एसिड को कोड करते हैं, एक्सेप्ट स्टॉप कोडॉन। जो स्टॉप कोडॉन होंगे वो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, इसलिए इनको नॉनसेंस कोडॉन भी कहा जाता है, कुछ काम के नहीं होते। तो जैसे ये कोडॉन दिख जाएगा राइबोसोम को, यहाँ पे mRNA है, इसके ऊपर राइबोसोम के 2 सब यूनिट होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट। ये ऐसे मूव करता रहेगा mRNA के ऊपर। यहाँ पे कहीं स्टॉप कोडॉन है, तो जैसे इसको दिखेगा ये वहीं पे रुक जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा। सो जो mRNA का एंड था, जो फर्स्ट एंड है, यहाँ पे AUG है, स्टार्ट कोडॉन। लेकिन जहाँ पे ख़त्म करना है वहाँ पे स्टॉप कोडॉन है। तो यहाँ पे भी 3 न्यूक्लियोटाइड होंगे ना, तो यहाँ पे जाते ही रुक जाएगा, इनको रीड नहीं कर पाएगा ये। तो यहाँ के 3 न्यूक्लियोटाइड के डिस्टेंस पे यहाँ दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ 1 ट्रिपलेट कोडॉन। 1 ट्रिपलेट कोडॉन मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड के डिस्टेंस पे ये रुक जाएगा। तो इसको ही बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। अब ये क्यों रुकेगा? क्योंकि यहाँ पे स्टॉप कोडॉन है जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, तो उनको रीड ही नहीं कर पाएगा राइबोसोम, इसलिए वहीं पे रुकेगा। प्रोटीन चेन यहाँ से ब्रेक होगी और ये प्रोटीन रिलीज हो जाएगा। अब ये स्टॉप कोडॉन 3 टाइप के होते हैं, फिक्स है 3 ही स्टॉप कोडॉन होंगे, UAA, UAG और UGA। ये तीनों जो होते हैं स्टॉप कोडॉन, ये जैसे ही राइबोसोम को दिखेंगे वहीं पे प्रोटीन चेन ब्रेक हो जाएगी और प्रोसेस पूरा स्टॉप हो जाएगा और प्रोटीन रिलीज हो जाएगी। ये था पूरा ट्रांसलेशन। सबसे पहले देखा हमने ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, किस तरह से DNA के किसी भी एक स्ट्रैंड पे mRNA फॉर्म होता है, उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। फिर वो mRNA साइटोप्लाज्म में आता है, tRNA उसको रीड करता है और फिर उसके हिसाब से सारे अमीनो एसिड को कलेक्ट करता है, rRNA उनको हेल्प करता है। फिर राइबोसोम उनकी रीडिंग स्टार्ट करता है 1 एंड से अदर एंड पर, और उसके हिसाब से पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होते जाते हैं। राइबोसोम पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करने में हेल्प करता है और फिर जैसे ही स्टॉप कोडॉन दिख जाएंगे राइबोसोम को, वो रुक जाएगा। सो राइबोसोम जो स्टार्ट कोडॉन है वहाँ से स्टॉप कोडॉन तक जाएगा। ये जो प्रोसेस है जो घूमेगा यहाँ से एक एंड से दूसरे एंड तक, इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। तो ये था पूरा प्रोसेस प्रोटीन सिंथेसिस का। सो न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन होगा, साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन होगा। अब म्यूटेशन क्या होगा? ये जो पूरी प्रोसेस थी प्रोटीन सिंथेसिस की, इसमें बहुत माइनर चांसेस होते हैं कि कोई गलती हो जाए, लेकिन गलती कभी कभी हो जाती है। अगर एक भी न्यूक्लियोटाइड गलत हो जाएगा तो उससे क्या इफेक्ट हो सकता है उसको देखते हैं हम लोग।
सो म्यूटेशन क्या होता है? सडन चेंज इन जीनोटाइप। जो जीनोटाइप है, लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा दो टर्म्स, फेनोटाइप एंड जीनोटाइप। फेनोटाइप और दूसरा होता है जीनोटाइप। फेनोटाइप क्या होता है? एक्सटर्नल अपीयरेंस, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो हम लोग देख के बता सकते हैं वो होता है फेनोटाइप। अब जेनेटिकली वो कैसा है वो हम लोग जीनोटाइप, जैसे कि टी था, टी कैपिटल टी, इसका एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा होगा? ये टॉल होगा। और स्मॉल टी ड्वार्फ होगा। लेकिन कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दिखने में तो टॉल होगा, लेकिन अंदर से हाइब्रिड है। इसमें टॉल का भी एक जीन है और एक ड्वार्फ का भी है। तो इसमें एक डोमिनेंट है और एक रेसेसिव, दोनों है, तो इस वजह से हाइब्रिड है। लेकिन हम लोग सिर्फ फिनोटाइप देख के बता नहीं सकते ये हाइब्रिड है या प्योर है, उसके लिए जीनोटाइप देखना होगा। तो जीनोटाइप क्या होंगे? कौन से एलिल्स प्रेजेंट है वो जीनोटाइप्स होंगे। सो सडन चेंज इन जीनोटाइप, इसी जीनोटाइप में अचानक से कोई चेंज आता है, इसको ही बोलते हैं म्यूटेशन। इसमें से कुछ म्यूटेशन तो बहुत माइनर होते हैं, लेकिन कुछ बहुत ही खतरनाक होते हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया एक इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है म्यूटेशन का। तो यहाँ देखते हैं जो नॉर्मल कोड्स थे, नॉर्मल ट्रिपलेट कोडॉन थे, नॉर्मल जो ट्रिपलेट कोडॉन थे, जो नॉर्मल ट्रिपलेट कोडॉन थे वो थे GAG। तो mRNA यहाँ फॉर्म हुआ, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हुई CTC, फिर tRNA ने उनको रीड किया, उसके हिसाब से उसने यहाँ पे एक अमीनो एसिड को लाया जिसका नाम था ग्लूटामाइन। ये नॉर्मल प्रोटीन, अगर ऐसा सब हुआ तो नॉर्मल बनेगा। लेकिन अगर इसमें से एक भी न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया, जैसे कि ये जो A है इसके जगह पे यहाँ पे T आ गया, तो पूरा प्रोसेस बदल जाएगा और यहाँ पे ग्लूटामाइन की जगह वैलिन प्रोटीन बनेगा, जो कि म्यूटेंट प्रोटीन है। ये प्रोटीन कुछ काम का नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे बनना था ग्लूटामाइन, जहाँ पे जो प्रोटीन बनना है वही प्रोटीन बनना चाहिए। तो है तो दोनों प्रोटीन, लेकिन यहाँ पे ग्लूटामाइन बनना था, वहाँ पे वैलिन बन गया, तो ये हो गया म्यूटेशन, मतलब गलती हो गई बहुत बड़ी। तो सडन चेंज, अचानक से जीनोटाइप में चेंज हो गया पूरा। तो ये था म्यूटेशन, क्योंकि इसमें एक न्यूक्लियोटाइड के चेंज होने से सारी गलती हुई है, इस वजह से होगा पॉइंट म्यूटेशन। अगर तीनों न्यूक्लियोटाइड चेंज होते तो उसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट मतलब पूरा फ्रेम बदल गया, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो ये थे म्यूटेशन। सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है, जो आरबीसी है उसका नॉर्मल शेप होता है बाई कॉन्केव। कॉन्केव क्या होता है? ये धंसा हुआ भाग होता है कॉन्केव, और ये उभरा हुआ भाग होता है कॉन्वेक्स। सो आरबीसी होती है बाई कॉन्केव, एक साइड से भी कॉन्केव, सेकेंड साइड से भी ये कॉन्केव होगी, ये आरबीसी का शेप होता है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में वो सिकल शेप की हो जाती है, ऐसे ये पूरा भाग धंस जाता है। इस वजह से ये हीमोग्लोबिन को उतना एफिशिएंटली कैरी नहीं कर पाती। आरबीसी का काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन को कैरी करना, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर होती है जो ऑक्सीजन कैरी करती है। सो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करना, जो कि नहीं हो पाती है। तो सिकल सेल एनीमिया में 25% चांस होते हैं कि प्रोजनी या चाइल्ड की डेथ हो जाए। सो बहुत भयंकर डिसीज है ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग।